अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल अबाउट इंजीनियरिंग। और आज की इस वीडियो में हम सैम्पलिंग और एलियासिंग के एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने नाइके स्टेट का न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। अगर वो आपने नहीं देखा तो फिर आप मेरी डीएसपी की प्लेलिस्ट में जाके उन लेक्चर्स को लाइन से एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने सवाल दिया हुआ है, कंसीडर टू सिग्नल्स x1 ऑफ n इज इक्वल टू cos 2 पाई 10t एंड x2 ऑफ n इज इक्वल टू cos 2 पाई 50t। ये दोनों उन्होंने हमें एनालॉग सिग्नल्स दिए हुए हैं। एनालॉग कैसे पता चला? ये टी में है, इसलिए हमें पता चल गया ये दोनों एनालॉग सिग्नल हैं। और आगे कह रहे हैं विच आर सैम्पल्ड एट एफ एस इज इक्वल टू 40 हर्ट्ज़। तो ये कह रहे हैं कि ये दोनों सिग्नल्स को सैम्पल किया गया है सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी से, जो कि 40 हर्ट्ज़ है। अच्छा, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी भी पता चल गई, दोनों सिग्नल पता चल गया। अब फाइंड द सैम्पल्ड डीटी सिग्नल्स। वो जो सैम्पल होगा ये सिग्नल्स, वो डिस्क्रीट टाइम में जो चले गए वो क्या होंगे, वो अब आप निकालें। आपको एनालॉग दिए हुए थे, आपने सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी से इन दोनों को सैम्पल किया, अब वो डिस्क्रीट में जा चुके हैं। वो क्या होंगे वो आप बताएं। तो जब मैं सैम्पलिंग और एलियासिंग पढ़ा रहा था तो मैंने उस वक्त बताया था कि अगर आपको कोई भी सिग्नल सैम्पल करना होता है आप क्या करते हैं। आप कुछ नहीं करते, आप सिर्फ टी को एन में चेंज कर देते हैं और जो फ्रीक्वेंसी टू पाए के अलावा जो फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे टू पाए है ना, टू पाए बराबर में लिखा हुआ है तो टू पाए को ऐसे ही चलाएं। और जो ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है सिग्नल की 10 हर्ट्ज़, इसका ये मतलब है कि x1 ऑफ n की फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज़ है और x2 ऑफ n की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है। अगर और ये आपको ऐसे भी दे सकते हैं, 2 पाई 10t लिखा हुआ है ना, ये 10 टू ज़ा 20 पाई t ऐसे भी दे सकते हैं। तो फिर उसकी 20 पाई नहीं होगी फ्रीक्वेंसी, तो फिर वो 20 का आधा 10 ही होगी। 2 पाई का फैक्टर हटा के जो फ्रीक्वेंसी बचती है वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होती है सिग्नल की। तो मैं ये कह रहा था कि जब आपने इस सिग्नल को सैम्पल करना है तो टी की जगह एन चेंज कर दें और फ्रीक्वेंसी से अपनी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करवा दें, मतलब 10 डिवाइडेड बाय 40 कर दें। बस एग्जैक्टली सिग्नल लिखना है, cos 2 पाई और 10 की जगह 10/40 लिख दें और टी की जगह लिख दें ऐसे। इसी तरीके से यही चीज़ हमने दूसरे सिग्नल के साथ भी कर दी, cos 2 पाई 50/40 और टी की जगह n कर दिया। अच्छा, 10/40 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 और 1/4 से क्या होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो अंदर बचेगा 1/2, तो cos पाई बाई 2 n ये बच जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम नीचे भी सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 20 ज़ा 40 और 0 से 0 कैंसिल, तो 5/2 बचेगा, तो cos 5 पाई ओवर 2 n ये बच गया। अब अभी आपका सवाल ना यहाँ तक हुआ है। तो ये दोनों सिग्नल जो लग रहे हैं वो देखने में लग रहे हैं कि दोनों अलग हैं, हालांकि ये अलग नहीं है। वो क्यों? अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, इसको अभी ऐसे ही छोड़ देता हूँ। इसको 5/2 को, ये जो cos 5 पाई/2 n है, इसका जो ये 5/2 वाला फैक्टर है ना, 5/2 को मैं ब्रेक करता हूँ LCM। कैसे ब्रेक करा मैंने? 5/2 को मैं 2 + 1/2 भी लिख सकता हूँ। 2 + 1/2 बराबर होता है 5/2 के, है ना। एलसीएम ले लें इसका, 2 इंटू 2 4, 4 + 1 5/2 हो जाएगा, ये 5/2 हो गया। तो ये मैंने करा क्यों, ये मैं बताता हूँ। cos 5 पाई/2 n को मैं अगर n को 1 मिनट के लिए ब्रैकेट से बाहर ले जाऊँ या फिर n पाई को ही ले जाऊँ, अंदर बचेगा 5/2। 5/2 को मैं 2 + 1/2 में तोड़ दूँ और फिर पाई n को दोबारा दोनों से मल्टीप्लाई करवा दूँ, 2 से भी और 1/2 से भी, तो फिर ये कुछ ऐसा बन जाएगा, 2 पाई n + n पाई/2। एक चीज़ ये होती है कि अब ये हुआ क्या, ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बन गई। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो कि होती है, ये मैंने लिखी हुई भी है, साइन 2 पाई ± थीटा बराबर होता है साइन थीटा के और cos 2 पाई ± थीटा बराबर होता है cos थीटा के। ये इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है और रेडियंस में सॉल्व करते हैं इसको, इसको आप याद रखें। ये हमने इसीलिए तोड़ा था कि हम इसको और सिंप्लीफाई करें। cos 5 पाई/2 n को हमने तोड़ दिया cos 2 पाई n + n पाई/2 में, तो 2 पाई वाली चीज़ ख़त्म हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी या 1 हो जाएगी, आप कुछ भी लिख दें, आप इसको 1 नहीं 0 लिख दें, 0 बेहतर है। तो अब ये क्यों हुई, cos 2 पाई + थीटा बराबर होता है cos थीटा के, ये लिखी हुई cos 2 पाई
प्लस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के, माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो जाए। अब कॉस 2 पाई प्लस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के, 2 पाई वाला फैक्टर ख़त्म हो गया, कॉस थीटा बच गया। थीटा क्या है, n π/2 या π/2 n लिख दो, उसको कोई मसला नहीं है। अब देखें ये सिग्नल अब जो बन चुका है, ये सिग्नल और ये सिग्नल बराबर हो गए। अच्छा, डीएसपी के अंदर एलियासिंग ऐसे ही होती है कि जैसे अगर आपने इस सिग्नल को सैंपल करा और इस सिग्नल को सैंपल करा, और अगर आपने किसी एक में गलत सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी रख दी, मतलब आपने उसमें नाइक्विस्ट क्राइटेरिया या सैम्पलिंग थ्योरम फॉलो नहीं किया और सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी गलत रख दी, तो एलियासिंग हो जाएगी। एलियासिंग से डीएसपी में ये मुराद होता है कि एक सिग्नल सैंपल होने के बाद दूसरे सिग्नल जैसा लगने लग जाएगा। जैसे भाई नज़र ही आ रहा था, ये दोनों सैंपल करवाने से पहले सिग्नल अलग है, काफ़ी अलग है, cos 2π10t और cos 2π50t बिल्कुल अलग सिग्नल है। इनको प्लॉट करेंगे, पूरे पूरे अलग सिग्नल हैं ये। लेकिन अगर मैं इस सिग्नल को 40 हर्ट्ज से सैंपल करूं और इस सिग्नल को 40 हर्ट्ज से सैंपल करूं, तो अब जो सैंपल सिग्नल ये होगा और जो सैंपल सिग्नल ये होगा, अगर मैं दोनों ऊपर नीचे बनाऊंगा ना, वो एग्जैक्टली सेम नज़र आ रहे होंगे। कोई भी इससे पहचान नहीं सकता कि दूसरा वाला सिग्नल अलग है पहले वाले से। वो क्यों, आपने सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी गलत सेट कर दी ना। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी गलत सेट करेंगे, एलियासिंग आ जाएगी। तो हमने यही तो पता लगाना था इस क्वेश्चन में कि ये दोनों सिग्नल सैंपल होने के बाद क्या कैसा बिहेव करेंगे। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं, हैंस x1 ऑफ n इज़ इक्वल टू x2 ऑफ n, देन वी कैन से दैट एलियासिंग इज़ अकरिंग। पहला सिग्नल पहले अलग था सैम्पलिंग करवाने से पहले, लेकिन सैम्पलिंग करवाने के बाद वो दोनों सेम हो गए, पहला सिग्नल और दूसरा सिग्नल सेम हो गया। अब क्या हो गया, ये एलियासिंग अकर हो गई। ठीक है। अच्छा, ये जब हमारे सर ने पढ़ाया था तो उन्होंने बोला था बस 2 पाई का फैक्टर ख़त्म हो जाता है, कोई वजह नहीं बताई थी। मुझे नहीं पता था ये, जब मैं ये लेक्चर्स रेडी कर रहा था तो मुझे बाद में पता चला कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सैड फेस बनाया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास ये, अ स्पीच सिग्नल कंटेन्स यूजफुल फ्रीक्वेंसीज अप टू 80 हर्ट्ज। एक स्पीच सिग्नल है आपके पास, उसके अंदर यूजफुल फ्रीक्वेंसीज़ हैं और फ्रीक्वेंसीज़ लिखा हुआ ये, मतलब एक से ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज़ हैं और अप टू 80 हर्ट्ज, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज़ हैं उसके अंदर, और जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी गई है वो गई है 80 हर्ट्ज तक। ठीक है, ये हो गया। आगे उन्होंने कुछ सब पार्ट्स भी दिए हुए, क्या है, व्हाट रेंज ऑफ सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसीज अलाउ एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ दिस सिग्नल। ये बताएं आपके कौन सी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, एग्जैक्ट रेप्लिका बनाएगी सिग्नल को। अच्छा, आपके पास जब एक सिग्नल है तो ऐसा सिग्नल आपने एक और देखना है कि भाई ऐसी फ्रीक्वेंसी आपने निकालनी है कि जिसकी मदद से आप उस सिग्नल को सैंपल करें तो आपके पास ओरिजिनल स्पीच सिग्नल दोबारा रिकवर हो जाए। ये आपको एक तरीके से ना वो कह रहे हैं कि आपने नाइक्विस्ट रेट निकालना है। सही है, नाइक्विस्ट रेट क्या होता है, कम से कम वाली सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी बताओ जिसके बाद से एलियासिंग ना आकर करे। ठीक है, यही होता है ना नाइक्विस्ट रेट। या फिर नाइक्विस्ट रेट को कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि द मिनिमम फ्रीक्वेंसी आफ्टर द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज़ एबल टू रिकन्स्ट्रक्ट द ओरिजिनल सिग्नल फ्रॉम इट्स सैम्पल्ड। सही है, फ्रॉम इट्स सैम्पल्स। वो लास्ट फ्रीक्वेंसी बताएं जो क्या कर सके, सैम्पल्स से आपके ओरिजिनल सिग्नल को रिकन्स्ट्रक्ट कर सके। और वो क्या होती है, हमेशा वो 2 टाइम्स होती है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के। तो यहाँ पे वो एक तरीके से यही पूछ रहे हैं कि नाइक्विस्ट रेट क्या होगा सिग्नल का, वो तो आपको पता ही है, 80 हर्ट्ज का डबल होगा। वही हम यहाँ पे थोड़ी लंबी करके लिख देते हैं। या पार्ट 1 क्या है, एज एफ मैक्स इज इक्वल टू 80 हर्ट्ज, क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी उन्होंने बोला था कि यूजफुल फ्रीक्वेंसीज अप टू 80 हर्ट्ज हैं, तो मैक्स फ्रीक्वेंसी 80 हर्ट्ज होगी। देन टू अवॉइड एलियासिंग यूजिंग द सैम्पलिंग थ्योरम। सही है, सैम्पलिंग थ्योरम को फॉलो करेंगे हम। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए डबल या उससे ज़्यादा 2 टाइम्स ऑफ एफ मैक्स के। इस रिलेशन को आप अच्छे से याद कर लें, एफ एस इज़ ग्रेटर देन इज और इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एफ मैक्स। सही, एफ मैक्स की जगह आप 80 डालेंगे तो आ जाएगा रिलेशन। तो ये आपने एफ मैक्स की जगह 80 डाला, 80 टू ज़ा 160 आ गया और रिलेशन का ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो इससे पता क्या चल रहा है, अगर आप 160 हर्ट्ज या उससे ज़्यादा हायर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी रखेंगे तो आप अपना एग्जैक्ट रेप्लिका बना सकते हैं सिग्नल का। ठीक है, सैम्पल्ड साइनोसॉइड से। अब दूसरा पार्ट था,
जी, तो दूसरा पार्ट वो ये कह रहे हैं कि सपोज़ वी सैंपल दिस सिग्नल विद एफ एस इज़ इक्वल टू 402.124 रेडियंस पर सेकंड। वो कह रहे हैं कि अगर मिसाल के तौर पर आप एक अज्यूम करें कि हम इस सिग्नल को, ये जो स्पीच सिग्नल है, इसको हम सैंपल करें और ये सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी से 402.124 रेडियंस पर सेकंड से, इस सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी से अगर हम इस सिग्नल को सैंपल करें और क्या एग्जामिन व्हाट हैपन टू फ्रीक्वेंसीज F1 इज इक्वल टू 40 हर्ट्ज एंड F2 इज इक्वल टू 72 हर्ट्ज। वो ये कह रहे हैं बेसिकली स्पीच सिग्नल को अगर हम इस फ्रीक्वेंसी से सैंपल करें 402.124 रेडियंस पर सेकेंड, तो इन दोनों फ्रीक्वेंसीज पे क्या असर पड़ेगा। एक फ्रीक्वेंसी 40 हर्ट्ज़ की होगी, इसमें एक 72 हर्ट्ज़ की होगी। अब इन दोनों हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी जो इसमें मौजूद है, तो उन पे क्या फ़र्क पड़ेगा उस वक्त जब मैं इस पूरे सिग्नल को 402.124 रेडियंस पर सेकंड की सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी से सैंपल करूँगा। तो हम वो देखते हैं। तो हमें क्या बताया उन्होंने कि भाई 402.124 रेडियंस पर सेकंड की सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है। अभी हमने उसको ओम एस करके चलाया, ठीक है, 402.124 रेडियंस पर सेकंड को। अच्छा, अब क्या है, अब इसको आप डायरेक्टली नहीं रख दें कि भाई फ्रीक्वेंसी से आप सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करवा दें, वो तो रख भी नहीं सकते। वो कैसे रखेंगे वो, क्योंकि वहाँ पे आपको ओरिजिनल सिग्नल नहीं दिया हुआ, आपको सिर्फ ये बोला है कि भाई एक स्पीच सिग्नल है, बस सिग्नल दिया नहीं है आपको। पिछले सवाल की तरह नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे आप, ये जो है आपको, वो आपको रेडियंस में दी हुई है फ्रीक्वेंसी, इसको अपने हर्ट्ज़ में निकालना है। एक रेडियंस में फ्रीक्वेंसी दी हुई है और अपने हर्ट्ज़ में निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। हमने उसको ओमेगा एस इसलिए कहा है, ओमेगा क्योंकि आपको बराबर होता है 2 पाई एफ एस के, 2 पाई एफ के बराबर होता है ना, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ के। तो ओमेगा एस यानी सैम्पलिंग वाली फ्रीक्वेंसी ओमेगा एस बराबर हो जाएगा 2 पाई एफ एस के। सही है, ओमेगा एस बराबर हो जाएगा 2 पाई एफ एस के। तो अगर यहाँ से मुझे एफ एस निकालना हो, एफ एस ये कौन सा होता है, ये हर्ट्ज़ में होता है एफ एस। अगर मुझे ये वाला एफ एस निकालना हो, मुझे ये पता है और 2 पाई पता है, मैं क्या करूँगा, ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो मुझे एफ एस मिल जाएगा। तो एफ एस इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो इस फ्रीक्वेंसी को जब मैं 2 पाई से डिवाइड करवाऊँगा तो मेरे पास 64 आ रहा होगा हर्ट्ज़, वो हर्ट्ज़ में आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब तो अब मैं इससे टैकल नहीं करूँगा, अब मैं इसमें बोलूँगा भाई सिग्नल को हम 64 हर्ट्ज़ से सैंपल कर रहे हैं। तो होगा क्या, एक फ्रीक्वेंसी थी आपके पास, पीछे करता हूँ मैं जी, तो एक फ्रीक्वेंसी थी आपके पास 40 हर्ट्ज़ की और एक फ्रीक्वेंसी थी आपके पास 72 हर्ट्ज़ की, और सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी आपने निकाली है 60। तो होगा क्या, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इससे बड़ी है F1 से 41, F1 से बड़ी है, 40 हर्ट्ज़ से बड़ी है, और F2 से छोटी है। तो क्या होगा, तो यहाँ पे हम एक लाइन लिखेंगे, नाउ एज सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इज़ लेस देन और इक्वल टू F1। मतलब ये हम लिख क्यों रहे हैं, एंड एफ एस इज़ लेस देन और इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ F2। भाई सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 64 हर्ट्ज़ है, और जब आपने सैम्पलिंग और एलियासिंग पढ़ लिया, आपको पता है कि भाई एक सिग्नल को एग्जैक्टली रेप्लिका करने के लिए उस सिग्नल की जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसकी डबल होनी चाहिए सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। अब एक आपके पास 40 हर्ट्ज़ है, अब एक आपके पास 72 हर्ट्ज़ है। अब जब एक फ्रीक्वेंसी 40 हर्ट्ज़ है और एक 72 हर्ट्ज़ है, और दोनों का आप 64 हर्ट्ज़ से सैंपल करवाएंगे, तो क्या होगा, 40 हर्ट्ज़ वाली की डबल क्या होती है, 40 का मतलब डबल करें होगा 80 हर्ट्ज़। तो 40 हर्ट्ज़ वाली जो आपकी रेंज होगी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को, उसको आपको सैंपल करवाने के लिए कम से कम 80 हर्ट्ज़ की सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी रखनी चाहिए थी, तभी तो वो एग्जैक्टली रेप्लिका बनेगा ना। तो 80 हर्ट्ज़ रखनी चाहिए थी, आपने 64 रखी है, तो इस वाले पार्ट में तो होगी सैम्पलिंग, वो एलियासिंग होगी यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा, 72 हर्ट्ज़ थी, 72 का डबल क्या होगा, 72 का होगा 144 आई गेस। तो 144 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी चाहिए थी इस वाले सिग्नल को सैंपल करने के लिए, तो आप उसको भी 64 हर्ट्ज़ से कर रहे हैं, तो डबल फ्रीक्वेंसी से कम में कर रहे हैं, सैम्पलिंग थ्योरम फॉलो नहीं कर रहे हैं, ना यहाँ पे कर रहे हैं ना यहाँ पे कर रहे हैं। तो जब दोनों में नहीं कर रहे तो क्या होगा, एलियासिंग में लकर, देन एलियासिंग में लकर। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि उन दोनों फ्रीक्वेंसीज़ पे ये फ़र्क पड़ेगा कि इस सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी से
अगर हम इस सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी से उन दोनों फ्रीक्वेंसीज़ को सैम्पल करेंगे तो एलियासिंग अकर होगी, क्योंकि वो दोनों सैम्पलिंग थ्योरम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इसी के साथ हमारे पास एक नेक्स्ट सवाल आता है, कंसीडर द सिग्नल। ये पूरा सिग्नल दिया हुआ है उन्होंने और कह रहे हैं कि नाइक्विस्ट रेट निकालें। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि नाइक्विस्ट रेट निकालें ऑफ द सिग्नल। और पार्ट बी क्या है, इफ़ वी सैम्पल दिस सिग्नल यूजिंग एफ एस इज इक्वल टू 5 किलो हर्ट्ज़। अगर इस सिग्नल को 5 किलो हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी से सैम्पल करें तो क्या होगा, व्हाट विल बी द डी टी सिग्नल ऑब्टेन्ड। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल क्या बन रहा होगा वो बताएं आप। ठीक है भाई, देखते हैं। वही जैसे हमने पिछली वीडियो में करा था नाइक्विस्ट रेट वाला काम, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज से प्रेजेंट हैं इसके अंदर, वो तो दिखने से ही पता चल रहा है, तो आपने उनको एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैं अपने तरीके से कैसे करता था, 2 पार टी करके इस वाले पार्ट को 2 पार टी से कंपेयर करें, इस वाले पार्ट को 2 पार टी से, इस वाले पार्ट को 2 पार टी से, वो बल्कि 2 पाई एफ से, सॉरी। तो क्या होगा, 2000 का आधा 1000, 6000 का आधा 3000 और 12000 का आधा 6000। ऐसे फ्रीक्वेंसीज ये आपकी निकल आएंगी। या फिर आप पूरी ऐसे करके लिख दें कि भाई द फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट इन द सिग्नल आर 2 पाई एफ वन इज इक्वल टू, और कॉस का एंगल लिख दें 2000 पाई या 2k पाई कर दें। और एफ वन आपने निकालना है, पाई से पाई कट गया, 2 1 ज़ा 2, 2 1000 2000 हो आएगा, तो 1 किलो हर्ट्ज़ की आपके पास एफ वन आ गई। इसी तरीके से F2 निकाल लें, F3 निकाल लें, तीनों फ्रीक्वेंसीज आ गए। नाइक्विस्ट रेट क्या बोलता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की डबल होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी नाइक्विस्ट रेट में। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 1 किलो हर्ट्ज़, 3 किलो हर्ट्ज़ और 6 किलो हर्ट्ज़ में से 6 किलो हर्ट्ज़ है, तो एफ मैक्स आपकी 6 किलो हर्ट्ज़ आ गई। 2 टाइम्स ऑफ एफ मैक्स होनी चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ 6 किलो हर्ट्ज़ क्या हो जाएगा, 12 किलो हर्ट्ज़। आपके पास नाइक्विस्ट रेट आ गया। और दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट वो कह रहा है, इफ़ वी सैम्पल दिस सिग्नल यूजिंग एफ एस इज इक्वल टू 5 किलो हर्ट्ज़ व्हाट विल बी द डी टी सिग्नल ऑब्टेन्ड। इस सिग्नल को अब आपने सैम्पल करना है 5 किलो हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी से, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी से, तो डी टी सिग्नल क्या मिलेगा अब वो देखते हैं। अच्छा जी, एज एफ एस इज इक्वल टू 5 किलो हर्ट्ज़, क्योंकि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 5 किलो हर्ट्ज़ है, तो क्या करें, अब वही रिलेशन लिख रहा हूँ मैं। एक्स ऑफ टी को अपने एक्स ऑफ एन कैसे बनता है, वो एक्स ऑफ टी को एक्स ऑफ एन बनाना है ना, टी से आपको एन में लेके जाना है, कंटिन्यूस से आपने डिस्क्रीट में लेके जाना है, तो एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू एक्स ए ऑफ एन टी। टी की जगह आप एन टी रखें या फिर डायरेक्टली एन की जगह आप एन अपॉन एफ एस रख दें, टी की जगह एन अपॉन एफ एस रखते हैं। ठीक है, तो आपके पास था फंक्शन 3 कॉस 2000 पाई एन प्लस 5 साइन 6000 पाई एन प्लस 10 कॉस 12000 पाई एन, ऐसे करके था। तो आपने फ्रीक्वेंसी से जो फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट था सिर्फ उससे आपने 5 किलो हर्ट्ज़ को डिवाइड कर दिया, 2 के अपॉन 5 के, 6 के अपॉन 5 के, 12 के अपॉन 5 के। सही है, आपके पास ये बन गया। अब आपने करनी है सिंप्लीफिकेशन, बस किलो से किलो काट दें सब जगह, आपके पास ये बन गया 3 कॉस, और मैंने यहाँ पे क्या करा 2 पाई और 1 अपॉन 5 एन ऐसे लिख दिया, 3 कॉस 2 पाई और 1 ओवर 5 एन। सही है, इसीलिए प्लस 5 साइन, और ये 6 पाई था तो मैंने क्या करा 3 अपॉन 5 इंटू 2 पाई एन कर दिया, और 2 पाई को मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ 5 साइन 2 पाई 3 अपॉन 5 एन। ठीक है, इसी तरीके से प्लस 10 कॉस, और 12 का आधा करा 6, तो ये हो गया 10 कॉस 2 पाई इंटू 6 अपॉन 5 एन, वही हो जाएगा ना, 6 2 12 पाई अपॉन एन, वही चीज़ बन जाएगी। अब वही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यहाँ पे भी लगाने की सोच रहा हूँ मैं, 3 कॉस 2 पाई 1 अपॉन 5 एन, ये तो 1 अपॉन 5 है ये बेचारा, और क्या रिजॉल्व होगा, ये नहीं होगा, प्लस 5 साइन 3 अपॉन 5 को मैं काम करता हूँ, इस 2 पाई को पहले मैंने यहाँ लिख लिया, यहाँ तो लिख सकता हूँ ना, ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है, कहीं भी लिख दें, 2 पाई को यहाँ लिख दिया मैंने, एन को यहाँ पे चला लिया, 3 अपॉन 5 को मैं तोड़ता हूँ 1 माइनस 2 अपॉन 5 में, तो आप इसको रिजॉल्व करेंगे तो 3 अपॉन 5 ही बनेगा। 1 माइनस 2 अपॉन 5 में जब आपने तोड़ा तो आपको पता है भाई साइन, और ये 2 पाई जो है ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और 2 पाई इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो साइन 2 पाई प्लस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के, तो ये वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी, 5 साइन 2 पाई इंटू माइनस 2 अपॉन 5 और एन। सही है, इसी तरीके से एग्जैक्टली काम यहाँ पे भी करा है। 6 अपॉन 5 को मैंने 1 प्लस 1 अपॉन 5 में तोड़ा, और 2 पाई को जब दोनों से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस 2 पाई अपॉन 5 इंटू एन, तो ये वाला फैक्टर 2 पाई वाला ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कॉस
2 पाई प्लस थीटा बराबर होता है थीटा के। ये वाला पार्ट ख़त्म हो जाएगा तो बचेगा tan cos 2 पाई इंटू 1/5n। और क्या करा आपने, अब ये है 3 cos 2 पाई 1/5n, ये है tan cos 2 पाई 1/5n। अब ये 3 है और ये 10 है, बाकी cos 2 पाई 1/5n का फैक्टर दोनों में है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का ऐड कर सकते हैं। 10 + 3 13 कर दिया, 13 cos 2 पाई 1/5n। और ये है साइन 2 पाई इंटू -2/5n। अब मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ ना कि 2 2 जा 4 कर दूँ, 4 पाई/5n, यूँ भी लिख सकता हूँ। मैंने अभी इसको ऐसे ही छोड़ दिया। यहाँ पे मैंने क्या करा है, आपको पता है ना, साइन के अंदर अगर एंगल में थीटा के साथ माइनस लगा हुआ हो तो वो बराबर होता है माइनस साइन थीटा के, वो थीटा से बाहर आ जाता है माइनस। तो मैंने यही करा है, इस माइनस को मैं बाहर ले आया, बाहर आया तो इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस, और 5 साइन 2 पाई इंटू 2/5n। ये आपका आंसर आ गया। ये क्या दिखा रहा है, जब आपने इस सिग्नल को 5 किलोहर्ट्ज़ की सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी से सैम्पल करा तो आपके पास ये सिग्नल बन गया है वो। ठीक है जी, तो बस आज की वीडियो में यही था। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और सबसे बड़ी बात सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपने वैल्यूएबल सजेशंस कमेंट बॉक्स में दें, और रिव्यू और फीडबैक भी दें कि कैसे लग रहे हैं आपको लेक्चर्स, एसएनएस से ज़्यादा क्या इम्प्रूवमेंट आई है इसमें। और इसके बाद हम क्वांटाइजेशन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। याद है वो जो आपका एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर था, उसके अंदर 3 ब्लॉक थे, सैम्पलर, क्वांटाइज़र और कोडर। सैम्पलिंग हमने कवर कर ली है, आज तक सैम्पलिंग यही थी। आज के बाद से हम क्वांटाइजिंग कंप्लीट करेंगे। क्वांटाइजेशन का टॉपिक हमारा नेक्स्ट होगा। शुक्रिया।